अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यौम तकबीर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की साहिबजादी ने एक गिला किया है, एक शिकवा किया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इसी हवाले से यानी यौम तकबीर के हवाले से कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाएं। आज इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल से कोर्ट ट्वीट किया है। क्या कहा है उन्होंने अपनी ट्वीट में, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। अच्छा, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बेटी ने क्या गिला किया है, क्या कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन ये इस वक्त मेरे हाथ में सामने देख सकते हैं आप, ये दुनिया अखबार है। इस अखबार को मैं उल्टा करता हूं तो ये आपको भी नजर आ रहा होगा। ये यौम तकबीर, आपको पता है 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे। आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए एक फख्र का मुकाम है। लेकिन अगर आप इस इश्तिहार में देखें, आपको भुट्टो साहब की तस्वीर पीछे नजर आ रही है, आगे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नजर आ रही है, आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है, इसमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, दीगर तस्वीर भी हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर नहीं है। ये दुनिया न्यूज में छपा हुआ हुकूमती अखबार। इसी तरह ये डॉन मेरे सामने, अभी मैं डॉन पढ़ रहा था तो डॉन में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से एक अखबार छपा हुआ है। ये सिंध की हुकूमत का है। इसके अंदर भी कहीं पे भी हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर नजर नहीं आती। फिर ये एक और अखबार जंग अखबार आज का, अगेन सेम इश्तिहार, कहीं पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही। अगेन ये एक और ट्रिब्यून अखबार सामने आप देख सकते हैं, ट्रिब्यून में भी सेम इश्तिहार, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, भुट्टो साहब की तस्वीर है, आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, लेकिन आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर कहीं पे नजर नहीं आती। अच्छा, अब ये हमारा जो बम बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की साहिबजादी ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गिला किया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मेरे वालिद ने और उनकी टीम ने KRL में ये एक न्यूक्लियर बम बनाया, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, और आज का दिन हमारे लिए फख्र का मुकाम है, फख्र का दिन है। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बेटी ने ये शिकवा किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन करने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उनको रिकग्नाइज करना चाहिए था उस तरीके से उनको रिकग्नाइज नहीं किया गया। स्पेशली इस साल, इस महीने में तो जो भारत के साथ हमारी जंग हुई, उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ी और बेहतरीन तरीके से भारत को जवाब दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी अफवाज को, हमारी हुकूमत को पता था कि हमारे पास पीछे एक एटम बम पड़ा हुआ है जो कदीर खान हमें बना के दे गया। अगर भारत औकात से बाहर होता है तो फिर भारत को भी पता था कि पाकिस्तान आगे से न्यूक्लियर कर सकता है हमला, आगे से न्यूक्लियर जवाब आ सकता है, तो जिसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान का दिफा मजबूत है न्यूक्लियर बम की वजह से। लेकिन डॉक्टर कदीर खान साहब की साहबजादी ने डॉन न्यूज से बात करते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब को उस तरह रिकग्निशन नहीं दी गई, और खुसूसन इस महीने में जहां पे हमने भारत को ये शिकस्त दी है तो उनका तो ज्यादा जिक्र होना चाहिए था। अब हुकूमत ने जो इश्तिहारात छपवाए हैं उन इश्तिहारात में कदीर खान की तस्वीर ही नहीं है। अब क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की साहबजादी दीना कदीर का शिकवा दुरुस्त है या गलत है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्या मोहसिन पाकिस्तान की बेटी को आज ये गिला करना चाहिए था, ये शिकवा करना चाहिए था? क्या आज हमें उनको ये मौका देना चाहिए था कि आज के दिन वो ये शिकवा कर सकती? आज तो हमें कदीर खान साहब की लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए था, और स्पेशली इस महीने के अंदर जहां पे हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ी, हमारी एयरफोर्स बहादुरी से लड़ी। इन इश्तिहारात में अगर कदीर खान साहब की तस्वीर हो जाती तो कौन सा ऐसा मजायका था? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं उनके जो भी कारनामे, तस्वीर ना छपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कदीर खान साहब को फर्क पड़ेगा ना किसी और को फर्क पड़ेगा। लेकिन यकीनन उनकी फैमिली भी ये चीज महसूस करती है, और आज डॉन से बात करते हुए तफसीलन उन्होंने ये शिकवा किया। अच्छा, अब एक और इसमें बहस भी है कि जनाब वो उस वक्त के वजीर आजम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका कितना क्रेडिट है या उनका कितना क्रेडिट नहीं है, उसमें कोई किसका बयान जारी कर रहा होता है कि किसका कर रहा होता है। भाई वो सारी चीजें, वो बहस तो चलती रहती है। उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की भी पुराने क्लिप्स में देख रहा था, गौर अयूब साहब का भी मैं देख रहा था, डिफरेंट लोगों को देख रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वजीर आजम थे, और ये क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है कि उनकी वजारत उज़्मा में ये धमाके किए गए। हाँ, उससे पहले जितनी हुकूमतें आई उन सारी हुकूमतों के अंदर ये सारा सिस्टम चलता रहा। पहले क्रेडिट जाता है भुट्टो को, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेके आए, उनको फंड्स दिए गए। भुट्टो साहब के जाने के बाद जनरल जियाउल हक साहब ने भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया कदीर खान साहब को, सारी एक्टिविटी को, और 80s की दिहाई में
पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली थी। 80s के अंदर भी जब वो रिपोर्ट मांगते थे सीआईए वालों से, उनकी हुकूमत, कि आप बताएं कि पाकिस्तान ने जोहरी जो है वो हथियार बनाए या नहीं, तो वो ये कहते थे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बनाए। तो पाकिस्तान ने उस वक्त ही ये सलाहियत हासिल कर ली थी। और ये जो चागी की सुरंगें शुंगे हैं, मुझे याद है कि एक साबिक अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि मेरे मामू ही लगते थे और मेरे फादर के साथ जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे काम वगैरह भी किया। तो पर एनीवे उन्होंने एक दफा मुझे ये बताया, कोई आज से 8-10 साल पहले, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं मेजर था तो ये जिधर चागी, वहां पे हम लोग जाते होते थे मिड 80s में, 82-83 की कहीं मैं बात कर रहा हूं उस दौर में, और वहां पे जाके ये, पर हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमारे बहुत पे ग्रेड से ऊपर की बात थी। और वहां पे कोई सिक्योरिटी होती थी, कोई चीजें हो रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन अंदर हो रही होती थी, और बड़ा खुफिया तरीके से चलता था, और हमने कभी कोई बात नहीं की। रिटायरमेंट के बाद भी जब ये धमाके भी हो गए, उसके भी कोई 10-12 साल के बाद उन्होंने ये जिक्र किया एक दफा एक फैमिली महफिल में, तो उस वक्त वो बताते थे कि ये चीजें उस वक्त भी तैयार हो चुकी थी। अब हमें पता चला, उन्होंने कहा कि जब चागी में धमाके हुए तो फिर हमने रियलाइज किया, उस वक्त तो हम रिटायर्ड भी हो चुके थे, तब हमें पता चला कि यहाँ पे तो ये काम हो रहा था। तो एनीवे ये पाकिस्तान ने 80s की दिहाई में ये सलाहियत हासिल कर ली थी, और यकीनन इस सलाहियत को हासिल करने के बाद पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत हुआ। और भारत जैसा दुश्मन, मोदी जैसा दुश्मन जो आज ये कर रहा है पाकिस्तान के साथ, आप सोचें अगर पाकिस्तान के पास जोहरी सलाहियत ना होती तो फिर उनका रवैया क्या होता। यौम तकबीर के हवाले से एक और महफिल हो रही थी, एक तकरीब हो रही थी, और ये आप सामने देख सकते हैं, ये उसी के मनाजिर हैं। और वहां पे एक तरफ मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ अवाम जो है उन्होंने कोई बिरयानी वगैरह खानी शुरू कर दी। ये छोटी सी वीडियो जरा आप देखें, नारा भी सुने और जरा देखें अवाम क्या कर रही है। जी आपने सुना जी, नारे भी जोश से लगाए जा रहे हैं और साथ खाना भी होश से खाया जा रहा है। और ये आज की बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीब थी, और ये siyaasat.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इमरान खान साहब की ट्वीट के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भाई वो पायलट मैदान में आ गया जिसने पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की आवाम को गोलियां मारने की धमकी दी है। और ये कोई मीम किसी ने बनाई हुई है, मोदी साहब की एक हाथ में समोसे हैं, दूसरे हाथ में चाय है, और ये भारतीय सोशल मीडिया की मीम है, ये कोई किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाई। मैं देख रहा था किसी इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट से इस चीज को शेयर किया गया था। तो मोदी साहब के हवाले से उधर जो है सवालात नहीं उठ रहे, बड़ी चीजें उठ रही हैं, बहुत सारी उनके ऊपर तनकीद हो रही है, उनका नाम लेके तनकीद हो रही है। आज यौम तकबीर के मौके पे नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की, कौम को यौम तकबीर मुबारक भी कहा। ये सामने आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ट्विटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो मोदी के खिलाफ भी कोई ट्वीट कर देंगे, लेकिन अभी तक मोदी के खिलाफ उनका कोई बयान नहीं आया रिकॉर्ड पे। ये बहुत जरूरी है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना कि अभी तक नवाज शरीफ साहब ने मोदी का नाम लेके कुछ नहीं किया, लेकिन यौम तकबीर पे उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी। यकीनन हम सब के लिए ये मुबारक का दिन है, और इसमें जो नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है वो उनको जाता है। बाकी कोई आए करे, बाएं करे, शाएं करे, हकीकत यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे, और उस वक्त जो धमाके हुए उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है, उसका क्रेडिट भी उनको मिलेगा, और कोई शख्स उसका क्रेडिट उनसे नहीं छीन सकता। जिस तरह आज जो ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये इश्तिहारात छपवाए हैं तमाम अखबारात में, और उसमें कदीर खान साहब की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नहीं छापी, उसका कसूर या क्रेडिट जो भी है वो इस हुकूमत के सर आता है। इसी तरीके से जब उस दौर में धमाके हुए थे, उन धमाकों को करने का क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। बाकी किसी की अपनी मर्जी है, कोई दे या ना दे। बाकी जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक तारीख है वो मैंने आपको बता दी। इमरान खान साहब ने कहा है जनाब अपनी ट्वीट के अंदर, मैं ऊपर से ट्वीट पढ़ना शुरू करता हूं। अडयाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। वो लिखते हैं जनाब आगे ट्वीट में, जेल कानून के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा गया है, हालांकि इन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फरौनियत के सामने ना झुकूंगा, ना ही कोई डील करूंगा।
میری سلمان اکرم راجہ کے لیے خصوصی ہدایت ہے کہ ہائی کورٹ میں جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے۔ آپ تمام لوگ تیار رہیں، جلد ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو جیل رولز ہیں ان کے مطابق بار بار عدالت کے کہنے کے باوجود جیل رولز کے مطابق مجھے سہولتیں نہیں دی جا رہی، بنیادی انسانی حقوق کو روندا جا رہا ہے، اس حوالے سے توہین عدالت کی پٹیشن بھی کی جائے اور سپریم کورٹ کو بھی اس کے سامنے بھی ایک پٹیشن رکھی جائے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اب سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یقیناً جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ جائیں گی تو آئین اور قانون کے مطابق معزز عدالتیں جو سمجھیں گی وہ فیصلہ دے دیں گی۔ یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہی چل رہا ہے، مخصوص نشستوں والا کیس بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی بہت ساری بات ہو رہی ہے۔ وہ میں کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ وہ میں سن رہا تھا وہاں پہ اتنی زیادہ آئین کی بات ہو رہی تھی، اتنے آئین کے آرٹیکلز کی بات ہو رہی تھی، اتنی جمہوریت کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جب فیصلہ آ جائے گا ہم تبھی بات کریں گے، اس لیے کہ عدالت کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا یقیناً وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ بعد میں جب فیصلہ آ جائے گا اس کے اوپر ہم دیکھ لیں گے، اس سے زیادہ میں اس پہ کیا بات کروں فی الحال۔ اچھا جی، ڈان نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ خبر جو ہے قسمت خان نے بھی شیئر کی ہوئی ہے، زمری نے، یہ جرنلسٹ ہیں 92 نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کی ہوئی تھی، پھر میں نے وہاں سے دیکھی تو جا کے میں نے ڈان نیوز پہ بھی پڑھی، لیکن پہلے میں نے قسمت کی دیکھی تھی تو ضروری ہے کہ ان کا کریڈٹ ان کو دیا جائے، اس لیے کہ ان کے ٹویٹر سے مجھے اس خبر کا پتہ چلا اور پھر میں نے جا کے ڈان نیوز پہ پڑھی۔ اس خبر کے مطابق، ڈان نیوز کی خبر کے مطابق، پنجاب پولیس کے سٹورز سے 24.5 کروڑ، جی ہاں جی، لیٹ می ریپیٹ دیٹ، 24.5 کروڑ روپے مالیت کا اسلحہ غائب ہو گیا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے کل 12 اضلاع سے جو چوری اور غائب ہوا ہے اسلحہ، جہاں سے اسلحہ غائب ہوا ان میں مظفر گڑھ آفس ہے جی، سی پی او آفس ملتان ہے، ڈی پی او آفس سیالکوٹ ہے، ساہیوال کا ڈی پی او آفس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او آفس اوکاڑا بھی ہے، گجرات کا ڈی پی او آفس ہے، پولیس لائن آفس لاہور شامل ہیں۔ یہ ڈان نیوز نے بتایا جناب، ان اضلاع میں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں پنجاب پولیس کا 24 کروڑ روپے کا جو اسلحہ ہے، آڈٹ رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ جناب وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب جو بھی اس کی مزید تفصیل آئے گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں لڑنا جائز نہیں ہے، بنیادی طور پہ افغان طالبان نے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو یہ انتباہ کیا ہے۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں، افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا، یعنی وہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں ان کو انتباہ جاری کر دیا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق کمانڈر سعید اللہ صاحب نے کہا ہے اپنے خطاب میں کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں، مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اگر افغان حکومت کا یہ موقف ہے اور افغان حکومت سرکاری سطح پہ یہ بات کر رہی ہے تو یقیناً یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات افغانستان کے وزیر خارجہ سے چائنا میں بھی ہوئی، چائنا بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی بڑی کوشش ہے کہ افغانستان کو اپنے قریب کرے، اور اس موقع کے اوپر اس طرح کی خبر کا آنا یقیناً یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ نہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، نہ بھارت کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، نہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے۔ یہ سارے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مل کے کام کریں، جس طرح سی پیک بھی اب جائے گا افغانستان تک، سی پیک جائے بھائی انڈیا تک بھی جائے، پاکستان میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پاکستان تو چاہتا ہے پورا خطہ ترقی کرے۔ ہاں اگر کچھ لوگ ہوں گے ایسے، پر میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب خطے میں ترقی ہونی چاہیے، تمام ممالک میں ترقی ہوگی تو خطہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ افغان گورنمنٹ کے کس لیول تک یہ بات ہو رہی ہے اور کیا یہ ان کا آفیشیل موقف ہے حکومت کا۔ بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔